नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी एग्जाम्स के लिए जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस इत्यादि के लिए जो हम लोग सफलता सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली थी, तो आज हम क्लास नंबर 15 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 14 क्लास करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ये जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और ठीक छोटी सी फ़ी अदा करके कंटेंट को बाय करना है। हमारा कंटेंट कितना इफ़ेक्टिव है ये बात आप भी समझते होंगे, और अगर हमारे से पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दिए होंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हूबहू उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नज़र आता होगा जैसे मैं बताता हूँ, है ना। तो सिर्फ काम की बात करते हैं अपन, तो आप लोग ले सकते हैं। हमारे पास कंटेंट जो अवेलेबल है एसएससी की विभिन्न एग्जाम के लिए, प्रे टू मेंस, चाहे एमटीएस देना हो या फिर सीजीएल ही देना हो सबसे बड़ी। इसके अलावा बिहार एसएससी पुलिस दरोगा का जो है कंटेंट ये अवेलेबल है। रेलवे की कोई सा भी एग्जाम देना है कंटेंट अवेलेबल है। दिल्ली पुलिस में भी जो है ये वाली सीरीज या फिर पैरासीटामोल सीरीज काफ़ी अच्छा काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिनको दिल्ली पुलिस भी देना है आराम से क्लास ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लिक करके भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं, है ना। वहाँ से भी आपको व्हाट्सएप पे जाना होगा और फिर कंटेंट को बाय करना होगा। पहला जो प्रश्न है, क्या होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है। देखिए, इस प्रकार की जो क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अभिक्रिया वाला जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर केस में जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है ना। तो अच्छे से समझिएगा जिनको नहीं आता है ना। तो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोजन से होगी तो आपका मिथाइल एल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये है हाइड्रोजन, ये दोनों की हम अभिक्रिया कराएं तो मिथाइल एल्कोहल का निर्माण हो गया। मिथाइल एल्कोहल को मेथेनॉल भी कहा जाता है। आपने गांव घर में देसी शराब की जो है आए दिन न्यूज़ सुनते होंगे कि देसी शराब पीने से बहुत लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। वहाँ पे क्या होता है, यही मिथाइल एल्कोहल बन जाता है देसी शराब बनाते समय गलती से। ठीक है, देसी शराब बनाने का जो एम होता है ये C2H5OH बनाने का एम होता है, यानी इथाइल एल्कोहल बना रहे होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये शराब किस प्रक्रिया से बनता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो बोलेंगे फर्मेंटेशन, किण्वन, है ना, किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। तो C2H5OH, है ना, ये बनाने की एम होती है, लेकिन बन क्या जाता है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल बन जाता है और ये जहरीली हो जाती है। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल को मेथेनॉल भी कहते हैं, उसी प्रकार से इथाइल एल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये जो अभिक्रिया है आपके कैसे अभिक्रिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा ये वाला। साथ ही ये जो अभिक्रिया आपका है दिख रहा है, ये आपका ऊष्मासोखी अभिक्रिया भी है। ऊष्मासोखी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो खुद को होने के लिए एनर्जी कंज्यूम करे, यानी अर्थात ये जो आपका अभिक्रिया है इसमें कुछ न कुछ एनर्जी लग रही है, तो ये ऊष्मासोखी है। और ऐसा कुछ अभिक्रिया है जो ऊष्मा देते हैं या फिर एनर्जी देते हैं, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नीचे समीकरण दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछते हैं थोड़ा सा समझेंगे कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। यहाँ पे एग्जामिनर आए दिन आपको ये मेन प्रोडक्ट की बात ना करते हुए जो एडिशनल प्रोडक्ट है इसकी बात कर लेता है कि जब आप जिंक का अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो आपका आंसर होता है हाइड्रोजन गैस। अब ये वाला जो अभिक्रिया है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O प्रोडक्ट बन गई है, तो ये कैसा अभिक्रिया है, इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। रेलवे के क्लास 1 या 2 में हमने सभी प्रकार की अभिक्रिया और सभी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से समझा दिया है। जो बच्चे 8 से भी पढ़े होंगे या फिर जो बच्चे कुछ भी ना जानते होंगे ना, वो भी समझ जाएंगे, है ना। तो ज़रा देखेंगे तो बात बनेगी, है ना। क्या है, सिर्फ काम की बात करते हैं, इसीलिए शायद लोग नहीं देख पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हंसी ठिठोली होती नहीं है ना। तो जो भी बच्चे देखते हो अच्छे से समझो, क्योंकि पास होगे तो आपका ही लाइफ सेट होगा भैया, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता समूह के अनुसार काम होती है सर, है ना। अभिक्रियाशीलता समूह के अनुसार काम होती है। और ये जो अभिक्रियाशीलता समूह का चेन है ना, ये मैंने आपको बता रखा था, है ना। बता रखा था कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आते हैं वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता जो है घटती है आपका पदार्थ का। और ये वाला भी रेलवे के सीरीज में करा दिया है, कई बार करा दिया है, ठीक है। तो एक बात और भी याद रखने के लिए बताया था कि जो धातु जितने महंगे होते हैं उतने कम अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे अगर आप सोना चांदी की बात करें, ये काफ़ी महंगे धातु है और ये अभिक्रियाशीलता समूह में सबसे नीचे है, यानी ये कम है, ये कम अभिक्रियाशील है, ठीक है भाई। तो इस Zn और H2 में ज़्यादा अभिक्रियाशील Zn होता है, देख लीजिएगा, है ना, अभिक्रियाशीलता वाला चेन। इसीलिए Zn क्या करता है, इस H2 से SO4 को लेकर के खुद का यौगिक का निर्माण करता है ZnSO4, और ये अकेला हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कम्पिटिटिव वर्ल्ड में होता है, अच्छे बच्चे जो हैं वो मेरिट में आएंगे, और जो कुछ एनालिसिस के भरोसे है कि 2 क्वेश्चन कहीं से देखेंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे, तो फिर वही होना है, सब जानते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसे। अगला एक जो है अभिक्रिया है कि जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। ये भी हूबहू पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका मीथेन गैसीय फॉर्मेट में है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी गैसीय फॉर्मेट में है, दोनों को रिएक्ट करवाया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना और 2H2 2 भाग जल का बन गया, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये अभिक्रिया भी हूबहू याद रखना है। यहाँ से आपको मीथेन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस का निर्माण होती है ये पूछा जाता है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एक है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण होता है। ये नीचे सेम अभिक्रिया जो है अभिक्रिया के फॉर्मेट में लिखा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉपर अलग हो गया है और जल का निर्माण हुआ है। इसे VVI कर लेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई ऐसे अभिक्रिया है, अगर आपने थ्योरी समझ लिया इस अभिक्रिया का, है ना, तो आपको जो है लॉन्ग लास्टिंग फायदा देता रहेगा एग्जाम के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का घाटा लगा है, यहाँ पे मैंने -O लिख दिया है, और H2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +O लग गया है, यानी ऑक्सीजन का फायदा हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताई थी कि भैया ये जो है ऑक्सीजन का रिमूवल ये क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन की लाभ क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर ऑक्सीजन का घाटा लग रहा है तो अवकरण यानी रिडक्शन कहलाता है। अगर किसी प्रतिक्रिया में साथ में रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो तो इसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअली रेडॉक्स शब्द ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का आधा आधा पार्ट है ना। तो ये जो उपयुक्त अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये कैसा अभिक्रिया हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। कैसे सर, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की हानि हो रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे। H2 में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। दोनों प्रतिक्रिया साथ में हो रही है तो आपका रिडक्शन अभिक्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने योग्य बात है कि देखिए रिडक्शन हुआ है किसका, कॉपर ऑक्साइड का, ऑक्सीजन को हटाया है, घाटा लगा है, लेकिन इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यही से क्वेश्चन पूछता है इसमें। और देखिए H2 में आके ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, बट हम H2 को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। अर्थात जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका अवकरण हुआ हो वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये है भैया हमारा पैरासीटामोल 500 फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। ये है मार्क बढ़ाने के लिए पैरासीटामोल 2.0 जिसे मार्क बूस्टर कहते हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड रहेगी। इनके अलावा ये है सीजीएल मेंस तक को टारगेट करते हुए 36 सीरीज चलाया गया है। फिलहाल 24 क्लास हुए हैं, इसमें 12 क्लास बाकी है। आप हायर लेवल की क्वेश्चन इसमें सीखते हैं। ये है भैया रेलवे की मार्क बूस्ट परीक्षा दर्पण, ये आप रेलवे की किसी भी एग्जाम में उपयोग कर सकते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या ... होती है। यहाँ पे बड़ी संयम बरतेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाया करता है एग्जाम के अंदर। हम नाम पे चले जाते हैं और काम बिगाड़ लेते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता जब भी कहेगा तो इसमें विक्रेता की संख्या अधिक होती है। नाम से ऐसा लग रहा है एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, तो यहाँ पे एक होना चाहिए। होता तब जब ये प्रतियोगिता शब्द आगे नहीं लिखा होता तब। ठीक है भाई, तो एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, या अधिक होती है। अब देखिए बाजार में एकाधिकार स्वरूप में केवल एक ही विक्रेता होते हैं। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इंडियन रेलवे जो है इकलौता प्रोवाइडर है सर्विस अपने प्रकार की, और कस्टमर मेनी है, बहुत ज़्यादा है ना। इसे हम एकाधिकार स्वरूप कहेंगे, एकाधिकार नेचर कहेंगे। लेकिन एकाधिकार कंपटीशन जो है, एकाधिकार प्रतियोगिता जो है, वहाँ पे बहुत वेरियस जो है आपका प्रोवाइडर होते हैं, है ना। तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता कहेगा तो अधिक विक्रेता होगा, और एकाधिकार स्वरूप की जो है स्ट्रक्चर कहेंगे तो वहाँ पे सिंगल होगा। दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन शब्द अलग होते ही आंसर अलग हो जाते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऊपर वाले चीज को, जो कई प्रकार के उत्पाद बेचते हैं, है ना। यह आपका जो है मल्टी टाइप उत्पाद प्रोडक्ट बेचते हैं। इस बाजार में कंपनियां सीमांत लागत और राजस्व के आधार पर कीमतें तय करती है। ठीक है, टैक्स वगैरह। इस प्रकार की प्रतियोगिता में मांग अत्यधिक लचीली होती है, लोचदार भी इसे कह सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आती है। इनके अलावा एकाधिकार प्रतियोगिता, इसमें केवल एक ही विक्रेता होते हैं। प्रतियोगिता यानी एकाधिकार बाजार, यही तो समझा रहा था। एकाधिकार बाजार, इसमें केवल एक ही विक्रेता होती है परंतु मेनी कस्टमर होते हैं। जैसे भारतीय रेल, इसमें कोई एंट्री करना चाहे भी तो भैया बहुत ही डिफिकल्ट है। आप इंडियन रेलवे का कंटेनर तो खरीद सकते हो, उसके पाथ पे ही चलाना होगा। इंडियन रेलवे की पाथ आप नहीं खरीद सकते हो, नहीं तो आपका अधिकार ना हो जाएगा जी। अब राजधानी एक्सप्रेस खड़ा है, बोलोगे आप मैं जाने ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसे खरीदा हूँ, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा भाई। तो आप जो है पाथ नहीं खरीद सकते हो, एंट्री इसमें जो है बहुत डिफिकल्ट है ना। पूर्ण प्रतियोगिता, यह एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता का एक फायदा कोई बच्चा बताए, क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा क्रेता भी है, बहुत ज़्यादा विक्रेता भी है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो वस्तु की प्राइस है ये तुरंत जो है उतार चढ़ाव नहीं ले पाएगा, क्योंकि भाई कंपटीशन हाई है। तो ये इस प्रकार की जो बाजार है ये क्रेता के हक में होता है ना। जो खरीदने वाला है उनको यहाँ पे फायदा हो जाता है, चीज़ों की दाम फटाफट नहीं भागती है, एक जो है स्थायित्व को प्राप्त रहता है। अल्पाधिकार बाजार, यहाँ से नाम से स्पष्ट लग रहा है, अल्प अधिकार मतलब कम वाला जो है, अल्प मतलब होता है कम, ठीक है। अल्पाधिकार बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहाँ पे कम संख्या में प्रोवाइडर होते हैं, है ना। कम संख्या में प्रोवाइडर होते हैं लेकिन मेनी कस्टमर होते हैं, है ना। एकाधिकार संरचना में एक ही विक्रेता था, एकाधिकार प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता था, है ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बहुत विक्रेता बहुत क्रेता था। अल्पाधिकार में क्या होता है, कम मात्रा में प्रोवाइडर है लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर है। जैसे इंडिया में सबसे अच्छा टेलीकॉम सेक्टर, इसमें भी एंट्री काफ़ी कठिन है, ठीक है भाई। इसमें भी एंट्री जो है काफ़ी कठिन होते हैं, ऐसा नहीं कि 5 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, टेलीकॉम सेक्टर भी जो है अल्पाधिकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में से सबसे संबंधित उम्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है एक सत्य है।
आप में देखिए उम्र के संदर्भ में और केंद्र सरकार की जो योजना है वहाँ से 4-5 योजना के बारे में ही पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे रखा है। PMSBY है ना, ये आपका 18 से 50 वर्ष है क्या नहीं। PMJJY 18 से 70 वर्ष। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, तो 60 लिखा है, तो ये भी गलत है। PMKMY ये आपके 18 से 40 वर्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, PMKMY जो है ये 18 से 40 वर्ष है। अब एक एक करके हम अलग से समझेंगे। आइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये दोनों ही एक प्रकार की बीमा जैसी योजना है, जो आम आदमी का जो है हेल्थ से संबंधित बीमा एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर दुर्घटना हो जाता है या विकलांग हो जाता है या स्वर्गवासी ही हो जाते हैं किसी कारणवश, है ना, तो उनको 2 लाख रुपए की जो है राशि अगर वो बचे हैं तो उनको या फिर उनको परिजन को दिया जाता है। अटल पेंशन योजना जो है तथा अटल पेंशन योजना, माफ कीजिएगा, इन तीनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों योजना की शुरुआत 2015 में ही हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। और मैंने ऊपर में बताया, ऊपर का जो 2 योजना आपने देखा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों में 2-2 लाख रुपया दिए जाते हैं रिस्क कवर। अटल पेंशन योजना को NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, अगर आपकी जॉब लगती है तो NPS खाता, आजकल UPS का भी एक ऑप्शन दिया गया है सरकारी कर्मचारी को, है ना। तो अब जो है मैंने इन दोनों को टटोला तो इसमें मुझे NPS ही ठीक लगा। एक तो उतार चढ़ाव होंगे UPS में ट्रांसफर होने के बाद, है ना, लेकिन इसमें तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ घाटा भी है मेरे ख्याल में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होता है आदमी का मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हम लोग ने NPS में ही छोड़ दिया। हम भी आशा करते हैं कि जल्दी से आपकी नौकरी लग जाए और आप भी ये चीज़ को जानो। एक ATM के जैसा कार्ड दिया जाएगा आपको, है ना। तहत पेंशन फंड एवं नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है आपका अटल पेंशन योजना। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें लाभार्थी जिनको भी लाभ लेना है, इनकी उम्र सीमा 18 से 70 वर्ष के बीच में रखी गई है। इस योजना के तहत दुर्घटना में रिस्क कवर जो है 2 लाख रुपया मैंने अभी बताया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें एज फैक्टर 18 से 50 है, इसमें भी 2 लाख रुपए की रिस्क कवर दी जाती है ना। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी है। इसमें जो है आपका पेंशन की राशि आप तब प्राप्त करते हो जब आपका उम्र 60 वर्ष हो जाती है। ठीक है, पहले तो इसमें जो आप जमा करोगे, है ना, 18 से 40 वर्ष के हो तभी आप पात्र हो, लेकिन जब आप 60 वर्ष की उम्र हो जाते हैं आपका, तब जो है आप इसकी पेंशन का आनंद ले सकते हैं, है ना। 1000 से 5000 तक मासिक आपको रिटर्न मिलेंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इस योजना की शुरुआत 2019 में हुआ था। इस योजना में छोटे किसान को लाभ दिया जाता है जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है ना। इसके अलावा इस योजना में भी अगर आपकी 60 वर्ष उम्र हो जाती है तो उसके बाद आपको न्यूनतम 3000 रुपया महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इससे ज़्यादा भी दिया जाएगा अगर आपने अंशदान ज़्यादा किया है तो। ठीक है, इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 की राशि 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है। अगला है ब्यास, रावी, सिंधु प्रमुख नदियों में कौन सा एक पंच नद में शामिल नहीं है। पंच माने 5 होता है, नद मतलब यहाँ नदी से है, यानी 5 नदियों का जो समूह है इनमें कौन सा नदी शामिल नहीं है, तो सिंधु नदी शामिल नहीं है। अब देखिए पंचनाद में कौन कौन से नदी शामिल है, तो झेलम है, सतलज है, ब्यास है, चिनाव है और रावी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास के दौरान आपको ये पढ़ाने का काम किया है कि पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी है। पूर्ववर्ती नदी का डेफिनेशन हमने निकाला था। क्या निकाला था भाई, कि हिमालय के अस्तित्व से पहले जिन नदियों का जिक्र मिलता है उसे हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान भी रखना, आजकल बहुत ज़्यादा एग्जामिनर जो है अंदर की बात पूछ रहे हैं, है ना, तो भैया संभल के। विशाल झील के श्रेणी में 5 झील आती है। अभी आपने देखा पंचनद में 5 नदियां कौन कौन से आ रहे थे। अब विशाल झील जो है, विशाल झील समूह जो अमेरिका और कनाडा के समीप है, तो वहाँ भी 5 झील आते हैं। मिशिगन,
सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी, हारून, है ना। मिशिगन सिर्फ अमेरिका में ही प्रवाहित होती है, ये कई बार इमेज के थ्रू मैंने आपको बताया है, यहाँ से क्वेश्चन आती है, जबकि अन्य सभी अमेरिका और कनाडा दोनों में संयुक्त रूप से जो है ओवरलैप करते हैं। तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं, है ना। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनकी स्थानीय नाम, और फिर इंडिया में आने के बाद तो आप जानते ही हैं कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हो जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र का नाम अलग भी है, देहांग हो जाता है ना, या सियांग हो जाता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। लेंगचेन खम्बाव, सिंगी खम्बाव कहा जाता है इन दोनों को, ठीक है। तो ये तीनों बताया था, ये तीनों की ग्लेशियर भी बताया था कौन कौन से निकलते हैं। चेमाड्यूंग से निकलते हैं, बोखारछू से निकलते हैं और राकसताल से निकलते हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा सिंधु नदी का उद्गम बोखारछू ग्लेशियर से, ये नीचे लिखा भी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है। और एक जो बच गया आपका सतलज, वो राक्षस ताल या राकस ताल से हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत, चीन, तिब्बत, बांग्लादेश इत्यादि से होकर फ्लो होती है। और ये जो है इनकी जलधारा गंगा में मिल जाती है लास्ट में, जहाँ पे मेघना कहलाते हैं बांग्लादेश के अंदर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और अलकनंदा और भागीरथी के संयोग से देवप्रयाग में इस प्रकार के नाम क्रिएट करते हैं। और गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है ना। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी पुनः 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग आपका बांग्लादेश चली जाती है और एक भाग इंडिया में रह जाती है। जो इंडिया में है ये हुगली है, जो बांग्लादेश में चली जाती है उस जलधारा को पद्मा कहा जाता है। वहाँ पे हाल में ही बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये देश का पहला है, खोला गया है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, ये आपके एग्जाम में आते हैं। ये भैया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिशिगन झील ही एकमात्र ऐसा झील समूह है, जो महान झील का समूह है, जो सिर्फ अमेरिका में है। बाद बाकी यहाँ पे हारून लेक हारून, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक इरी, ये आपका अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है, ठीक है। अब ये वाला जो इमेज दिख रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह पे कौन से 2 नदियों का मिलान होता है। जैसे यहाँ पे है ना, पिंडार गंगा या फिर पिंडार नदी। पिंडार नदी आपके जो है कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करें पिंडार नदी कहाँ पे मिल रहा है, तो ये कर्णप्रयाग में मिल रहा है, कर्णप्रयाग में मिल रहा है अलकनंदा से। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, या जहाँ जहाँ व्हाइट पॉइंट है वहाँ वहाँ एक क्वेश्चन है और 2 नदियों की मिलन है, ठीक है। विष्णु प्रयाग हो जाएगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इनके अलावा निम्नलिखित एप्लीकेशन पोर्टल द्वारा संबंधित मंत्रालय या अथॉरिटी के संबंध में किसका मिलान सही है पूछ रहा है। चक्षु पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा, सक्षम एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ई सारस एप्लीकेशन ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस सभी में अगर बात करेंगे तो सिर्फ आंसर 3rd सही है, जो सक्षम एप्लीकेशन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, सही है। ई सारस एप्लीकेशन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए, हाँ हमको लग ही रहा था ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे सही के जगह पे ना सही नहीं है लिखना है, सही नहीं है, ठीक है। जो गलत मैच है वो आंसर करके दिया है यहाँ पे, है ना। तो जो 3rd है ना ये गलत, सॉरी 3rd जो है, एक सेकेंड, सक्षम एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी गलत है ना। तो तीनों गलत है। सही, तीसरा सही दिया है, क्वेश्चन भी सही है ना, क्वेश्चन भी सही है। ई सारस एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है, सही है। बाद बाकी सब गलत है। अब हम यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है। ई सारस एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स तक जोड़ना है। ई कॉमर्स समझते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे ई सारस किसकी एप्लीकेशन हो गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। किस चीज़ पे काम करता है? तो ये जो है स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं या फिर जो भी उन लोग इनमें जुड़े हुए हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको ई कॉमर्स तक जोड़ना है।
इस एप्लीकेशन के मदद से। हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल तथा उद्गम पोर्टल जारी किया गया है, जो क्रमशः अनुरोध किए गए आवेदन पर निर्णय लेने हेतु लेन देन को ट्रैक करने के लिए चलाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बन चुके हैं, है ना, मल्होत्रा साहब, पहले थे शक्तिकांत दास साहब। रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये जो है प्रयाग भले नाम हो, जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, लेकिन ये उत्तराखंड का है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा सक्षम एप्लीकेशन, ये दिव्यांग जनों के लिए हैं, और जो भी विकलांग के लिए कोई भी योजना आएगा, एप्लीकेशन आएगा, या फिर महिला से संबंधित आएंगे तो वो एग्जाम में आपको आ जाती है। तो सक्षम एप्लीकेशन दिव्यांग जनों के लिए हैं, तथा इनकोर एप्लीकेशन निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी जो है ना निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। चुनाव आयोग ने पैरा तीरंदाज शीतल देवी को दिव्यांगजन आइकन नियुक्त किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, चूंकि 2024 में चुनावी माहौल था, है ना, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं। हाल में ही संभव एप्लीकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है। हाल में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग के द्वारा चक्षु पोर्टल नामक जो है विंडो जारी किया गया है ना। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कुआं में जल स्तर को मापने के लिए जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और ये 2-3 बार पूछे भी गए हैं। इससे एग्जामिनर या फिर आप में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि जल का लेयर बहुत नीचे जा रहा है, इसीलिए सोच समझ के उपयोग कीजिए, ठीक है। इनके अलावा असम में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहार मीदे मीफे, है ना, किसकी पूजा की जाती है, तो ये पितरों की पूजा की जाती है या पूर्वजों की पूजा की जाती है। असम में इस प्रकार का त्योहार होता है मीदम मीफे, है ना। असम में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख त्योहार में डोल यात्रा, ये भी असम में होती है, धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सब हो जाएंगे आपका कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। खाली यात्रा कहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर डोल शब्द को यहाँ से काटे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा यात्रा। मेथराम यात्रा कहेगा तो तेलंगाना होगा। तो एक यात्रा से कई प्रकार के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इस त्योहार को शुरू करने का श्रेय श्री वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। शंकर देव साहब जो है सत्रिया नृत्य के फाउंडर भी कहे जाते हैं, या संस्थापक, या शुरू करने का श्रेय लिए हुए हैं। साथ ही जो डोल यात्रा त्योहार असम में मनाया जाता है, इनके भी जो है फाउंडर या फिर शुरू करने का श्रेय शंकर देव को ही दिया जाता है। अभी हाल में ही 2024 के मिड में असम के चराईदेव मोइदाम, ये क्या है, अहोम फैमिली का जो उनके दफनाने की जगह है ना, उनको 43वां यूनेस्को में 43वां धरोहर के रूप में भारतीय साइट यूनेस्को में शामिल हुए हैं। तो अब 23 जो साइट है यूनेस्को में शामिल है भारत के, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया, है ना, सत्रिया, ये जो है शास्त्रीय सत्रिया, ये असम का है, और इसे शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस आंदोलन से प्रेरित है, तो कहेंगे भक्ति आंदोलन से। असम के कामाख्या मंदिर के प्रांगण में अम्बुबाची मेला वर्ष के जून महीने में होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा असम के अन्य प्रमुख त्योहारों में माजुली फेस्टिवल, माजुली ऐसे ही याद रहेगा क्योंकि माजुली क्या है, आइलैंड है, ये रिवर आइलैंड कहना सही रहेगा। वैसे जनरली हम आइलैंड काउंट करते हैं तो समुद्र के लिहाज से सोचते हैं, ये रिवर आइलैंड है, और ये दुनिया की सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, है ना। बाइगासू, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। बाइगासू महोत्सव बिहू साल में 3 बार, अली आई लिंगाग, ये सभी के सभी असम में आपको देखने को मिलेगा। बिहू साल में 3 बार होती है ना। कटी बिहू, रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, ये सब मैंने अलग अलग से बताया है। एक कंगाली बिहू भी होता है जो आपका महीना के लास्ट में, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर से पहले अक्टूबर इत्यादि में होते हैं, है ना। इनके अलावा असम की दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, वैसे ही आपका जो है असम का शोक ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स अस्पताल का जो है उद्घाटन किया गया था 2023 में ही मोदी साहब के द्वारा। स्टेचू ऑफ बेलोर, जो लचित बरफुकन का स्टेचू है, का अनावरण असम के जोरहाट में किया गया है। असम ही वो जगह है जहां पे इंडिया में पहली बार पेट्रोलियम पदार्थ की जो है भनक लगी थी 1901 में डिगबोई में। ये भी क्वेश्चन आज भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इनके अलावा 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पे बिहार के 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। वह 2 रामसर साइट कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी है। 2023 तक की बात करते हैं तो मात्र 75 रामसर साइट था इंडिया में। फिर 2 फरवरी 2024 को यानी वेटलैंड दिवस के अवसर पे 5 और साइट आ गए, तो ये कितने हो गए? 80 हो गए। फिर चुनाव जब बिहार के और आंध्र प्रदेश के सहयोग से केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार की 2 और साइट को जो है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया, तो कितने हो गए? 82 हो गए। और अभी हाल में ही 3 और साइट आ गए स्वतंत्रता दिवस के पूर्व, तो है ना, तो कितना हो गया भैया? 85। तो वर्तमान में 85 साइट है रामसर साइट। और ये कैसे कैसे कब कब किस किस इवेंट पे आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चूंकि एग्जामिनर कभी कभी विथ डेट विथ टाइम के साथ क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पे हम पूरा आंकड़ा याद करते हुए भी क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। ठीक है भाई, रामसर साइट क्या होता है अच्छे से पढ़ा दिया। अच्छा हाँ, अगर हमारा आप कोई भी कंटेंट लेते हैं तो वहाँ पे कम से कम 40 से अधिक, है ना, चीज़ों की जो है टॉपिक वाइज आपको दिया जाता है, जो शायद मैं इस क्लास में नहीं रखता हूँ वहाँ से क्वेश्चन, तो वो जरूर कर लीजिए टॉपिक वाइज। ठीक है भैया, आपको काम आवेगी, है ना। तो नागी और नकटी हो जाएगा। प्रसिद्ध नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में है। यहाँ कई विदेशी पक्षियों का आवागमन रहती है। यह दोनों पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में शामिल कर लिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2024 के पूर्व तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य अब क्या होता है ना कि देखिए, अगर करेंट फॉर्मेट में नहीं पूछा तो फिर आपसे क्या पूछता है एग्जामिनर? ये पूछेगा कि भैया ये नजरायन पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये काजूबेली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो आपको पता रहेगा तब ना जी कि कहाँ कहाँ लगाए आंसर। हवा में लगा दीजिएगा आंसर, है ना। तो भैया पहले से पढ़ लीजिए। तो ये है दोनों तमिलनाडु में, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय, ये तीनों को जो है रामसर साइट में 15 अगस्त 2024 के कुछ एक दिन पहले ही शामिल किया गया था। अब इस प्रकार जो है 85 रामसर साइट हो गए हैं। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य वर्ष 2021 में पहली बार कलरव महोत्सव मनाया था। कलरव महोत्सव बिहार में हुआ था। बिहार का पहला रामसर स्थल था कवर झील, जो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ये पहला रामसर स्थल था कवर झील, है ना। यह एक प्रकार का गोखूर झील का उदाहरण है, गोखूर झील। इसे 2020 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील था और केवला देवी था। केवला देवी राजस्थान के अंदर है और चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत का पहला रामसर शहर अभी हाल में ही पिछले साल ही घोषित किया गया था। उदयपुर शहर को भारत का पहला रामसर शहर बताया गया है। इसके अलावा उदयपुर शहर का निर्माणकर्ता का नाम भी पूछा जाता है, उदय सिंह द्वितीय, और जयपुर शहर का क्या बताया है? जय सिंह द्वितीय। ठीक है। वर्तमान समय तक सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है। इसके अलावा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 के अवसर पे 5 नए रामसर स्थल को जोड़े गए थे, तो उस प्रकार से 75 से 80 हुआ, फिर 2 और फिर जो है 3 को, तो 85 को हो गया। वर्ष 2023 के अंत तक, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि भाई रामसर स्थल में भी वर्ष 2023 के अंत तक पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से यूनेस्को साइट में शामिल भी 2023 के अंत तक पूछता है, तो मात्र 42 बताना है, लेकिन वर्तमान समय तक 43 है। 43 कैसे हो गया? मैंने ऊपर में आपको बताया था, असम का जो दफनाने वाली जगह था होम फैमिली का, उनको भी जो है शामिल किया गया, मोईधाम को, तो वो 43वां हुआ। ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा आंसर करना है। 2023 में ही आपका शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह को ऐड कर लिया गया था, तो 23 तक थे 42, 24 में आया 43वां। इनके अलावा बिहार में ही पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है, ये बता दिया। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर, ये कहाँ पे है? तो बिहार में ही, लेकिन कहाँ पे है? ठीक है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। ये भागलपुर में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में मनाया गया था पहली बार। 2024 के लिए पर्यावरण दिवस का विषय था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। विश्व जल दिवस 2024 का विषय शांति के लिए जल था। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। ठीक है, ये कुछ एक बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये पर्यावरण दिवस। इसके अलावा मटकी, छोलिया, गिरिडा और कर्मा में कौन सा एक नृत्य फॉर्म मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है?
ठीक है। तो जो छोलिया है ना, ये उत्तराखंड में मिलेगा। छोलिया एक प्रकार का मार्शल आर्ट फॉर्म जैसा नृत्य है और उत्तराखंड में ये शादी विवाह के अवसर पर भी होती है छोलिया नृत्य। तो ये मध्य प्रदेश का नहीं है, बाद बाकी मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के नृत्य में आएंगे तो फूल पत्ती नृत्य, जवारा नृत्य, मुड़िया नृत्य, राय नृत्य, मटकी नृत्य, है ना, ये सब आपके कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर काफी पॉपुलर होते हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में भी की जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमुख नृत्य सैला, सुआ, पंथी, पाली, पंडवानी, गेंडी, राउत, नाचा, ये सभी के सभी कहाँ के होती है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर करी जाती है। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दिवाली की शुरुआत में बर्दिए नृत्य किया जाता है। ककसर लोक नृत्य दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में की जाती है। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में राउत नाचा नृत्य किया जाता है। तो कई बार आपको दिवाली को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों का और इससे रिलेट करके कई रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दीपावली को शोक के रूप में कौन सा जाति मनाते हैं, दीपावली को कैसा त्यौहार कहते हैं, लाइटों का त्यौहार कहते हैं, दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में होती है, कार्तिक में होती है। तो ये कुछ एक बातें जो है आपको ध्यान रखना है। देव दिवाली का त्यौहार कहाँ पे होती है, बनारस में होती है। क्रिकेट का अंडर 90 एशिया कप 2023 के विजेता कौन है, तो क्रिकेट का अंडर 90 एशिया कप 2023 के विजेता बांग्लादेश है। अंडर 90 एशिया कप 2023 में विजेता बांग्लादेश, उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा था। ये 2023 के हिसाब से। अगर 2024 के हिसाब से नया क्वेश्चन पूछता है तो अंडर 90 पुरुष एशिया कप क्रिकेट का खिताब 2024 में बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश फिर से विनर है 24 के लिए भी, लेकिन इस बार रनर अप संयुक्त अरब अमीरात के जगह पे इंडिया है। ठीक है। यह प्रतियोगिता कहाँ पड़ी, दुबई में कराया गया था। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ACC, ये भी एशियाई वाला समझिए, है ना। एशियाई T20 इमर्जिंग टीम एशिया यहाँ पे आगे लिखा भी है, तो यहाँ से भूल जाइए। T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 के विजेता जो है अफगानिस्तान रहा है श्रीलंका को हरा के। ये क्या है, ये मेन टीम के साथ नहीं हुआ था, है ना। ये मेन टीम वाली प्रतियोगिता नहीं है। ये जो है जैसे होता है ना कि इंडिया A टीम, इंडिया B टीम, है ना भाई। इंडिया, अपने इंडिया में भी एक तो मेन टीम है और उसके नीचे भी कई सारे टीम होते हैं। जैसे गांव घर में भी कई क्रिकेट क्लब होते हैं ना, वैसे ही तो यहाँ पे ये मेन से हटके वाला टीम था, उनके साथ ये प्रतियोगिता कराए गए थे। इनका नाम इमर्जिंग टूर्नामेंट दिया गया था, जो T20 फॉर्मेट का था और एशियाई देश भाग ले रहे थे। तो इसमें पहली बार विजेता अफगानिस्तान बने हैं श्रीलंका को हरा के, है ना। एशिया कप 23 के विजेता भारत, उपविजेता श्रीलंका, है ना। एशिया कप 2023 के विजेता। फाइनल मैच श्रीलंका के कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में कराया गया था। ठीक है। ऊपर जो आप देख रहे हैं एशिया कप 2023 के विजेता बांग्लादेश, वो अंडर 90 फॉर्मेट का था। और नीचे जो आप देख रहे हैं एशिया कप, ये आपका मेन फॉर्मेट का है, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं। जहाँ पे अंडर 90, अंडर 20, अंडर 70, अंडर 14 लिखा हो, एज रिस्ट्रिक्शन बताता है कि भाई इससे कम उम्र के लोग ही इस खेल में जो है आ सकते हैं। इस बार तो IPL में जो है कोई बिहार का लड़का है, मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही भाई आ गए हैं, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मैं चर्च करूंगा आगे कभी। महिला एशिया कप 2024 के विजेता श्रीलंका है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत को हरा के, महिला एशिया कप 2024 के विजेता श्रीलंका है, भारत को हरा के। ये महिला वाला है, ऊपर में आपने देखा पुरुष वाला है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत है। इंडिया में हुआ था पूर्ण रूप से पहली बार कब हुआ था इंडिया वर्ल्ड कप, मेजबानी कब किए थे, 1983 और 4 1987, फिर किए 1996 में, फिर किए 2011 में और फिर किए 2023 में। ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का होस्ट वर्ल्ड कप वाली फॉर्मेट का। ठीक है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहेगा तो मात्र 2023 में ही किए, बाद बाकी संयुक्त रूप से मेजबानी किए थे। ICC अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता भारत है। ठीक है। उदय सहारन इनके कप्तान थे। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता भारत है।
मैंने आपको बताया है कि अब तक 2 ही बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हुई है। दोनों बार में 2 अलग अलग विजेता बने हैं। पहली बार 1921 के लिए कराया गया था, विजेता न्यूजीलैंड थे, लेकिन वहां पर भी उपविजेता भारत थे। और 2021-23 के लिए कराया गया है, यहाँ भी उपविजेता भारत ही है। आपसे 2023 वाले मैच का, फाइनल मैच का वेन्यू पूछा जा सकता है, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे द ओवल लंदन में कराए गए थे 21-23 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जहां विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। रणजी ट्रॉफी 23-24 के विजेता मुंबई है, उपविजेता विदर्भ है। रणजी की शुरुआत बताए थे 1934 में होती है। ये फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है जो BCCI के द्वारा करवाए जाते हैं, और ये महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे जो है इस टूर्नामेंट का नाम रखी गई है। और सबसे अधिक बार 43 टाइम के विजेता मुंबई है। दूसरा प्रीमियर लीग 2024 के विजेता, दूसरा महिला प्रीमियर लीग, माफ कीजिएगा IPL अलग है, महिला IPL अलग है। तो जो महिला IPL का सेकेंड फॉर्मेट 2024 में खेला गया था, उसके विजेता रॉयल चैलेंज बेंगलुरु हुआ था दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। ये दिल्ली कैपिटल्स दोनों बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, किस्मत फैक्टर कहेंगे भाई। पहली बार MI जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता हरियाणा है, उपविजेता राजस्थान है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 24-25 के विजेता मुंबई है, उपविजेता मध्य प्रदेश है। लेकिन ये बहुत नज़दीक के क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, अभी 2 महीना जो लेट होगा उसमें आएगा। इनके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता पंजाब है, उपविजेता बड़ोदरा है। ये आ सकता है आपके लेटेस्ट एग्जाम में, ठीक है। इनके अलावा चाइल्डहुड डेज ए मेमोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कितने महान हस्ती थे फिल्मी लाइन में। चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर नामक पुस्तक बंगाली भाषा के सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। सत्यजीत रे एक महान लेखक, चित्रकार, फिल्म निर्माता, गीतकार, डिजाइनर इत्यादि थे। इन्होंने कई सारे पुस्तक का लेखन कार्य किए हैं। कुछ प्रमुख पुस्तक जैसे स्पीकिंग ऑफ फिल्म, डीप फोकस, रिफ्लेक्शन ऑन सिनेमा, सोनार किल्ला, विषय चलचित्र, शोंकू समग्र, इंडिगो इत्यादि की राइटिंग किए हैं, ठीक है। आजकल ऐसा किताब निकाल के दे देते हैं तो पता ही नहीं चलते कि कहाँ से किताब आया है। तो कुछ ऐसे ही किताब आते हैं जो पुराने टाइप से पूछे जाते हैं, है ना। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1985 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए गए थे। 1976 में पद्म विभूषण तथा 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था। सत्यजीत रे वह भारतीय फिल्म हस्ती है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि धारण की थी। समझ रहे हैं जी। इनके अलावा सत्यजीत रे के द्वारा पिक्चरों में पाथेर पांचाली प्रमुख है। ये डायरेक्ट पहले रेलवे पूछता था। इसके अलावा प्रथम भारतीय जिन्होंने ऑस्कर प्राइज जो है जीते, ये भानु अथैया है ना। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए प्रसिद्ध पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा। इन्हें ध्यान रखेंगे। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर साहब है। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक मिल्खा सिंह साहब है। वाई इंडिया मैटर्स S जयशंकर साहब की लेटेस्ट पुस्तक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। HS जयशंकर साहब का जो है ये पुस्तक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी एक किताब नेता का आया है 5 डिकेड इन पार्लियामेंट, शिंदे साहब का, वो भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक RBI के वर्तमान डिप्टी गवर्नर उर्जित आर पटेल के द्वारा लिखा गया था। तत्कालीन लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तत्कालीन, क्योंकि अब वर्तमान तो है नहीं। उनके बाद तो 2 गवर्नर आए, शक्तिकांत दास भी आए और अभी मल्होत्रा साहब भी आए। तो तत्कालीन गवर्नर ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक जो है सिर्फ इतना लिखे, उर्जित आर पटेल के द्वारा लिखा गया है, जो भूतपूर्व RBI के गवर्नर हैं। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस पहली बार चलाई गई दिल्ली में चलाई गई, है ना। इसके फिर भी आप दिल्ली में देख रहे होंगे, है ना, प्रदूषण की हाल क्या रहती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सितंबर 2023 में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली में रवाना किया था, है ना। मार्च 2024 में LNG आधारित बस को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रवाना किया था। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, है ना। 2 डिप्टी CM है महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे भी डिप्टी CM है, ध्यान रखेंगे, है ना। क्योंकि डिप्टी CM जो है अगर किसी राज्य में है
तो ज़्यादातर केस में पूछे जाते हैं। इनके अलावा भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, उसमें भी 2 हो तो ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, ये इसका उद्घाटन कोलकाता में मोदी साहब ने करे। देश के सबसे बड़े ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन जनवरी 24 में हुआ था। ये महाराष्ट्र में है और ये अरब सागर पे स्थित है और 21.8 किलोमीटर के साथ देश में इस समय सबसे लंबी ब्रिज है जो किसी जलराशि के ऊपर स्थित है ना। अगर नदियों के ऊपर कहेंगे तो अभी भी ढोला सादिया ब्रिज ही होगा जो 9.15 किलोमीटर के समथिंग है ना, जिसे अपन भूपेन हजारिका कहते हैं। तो नदी के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज वही है, लेकिन ओवरऑल जलराशि के ऊपर कहेगा तो फिर अटल सेतु हो जाएगा क्योंकि ये समुद्र के ऊपर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये बेंगलुरु में खोला गया था। भारत का पहला राज्य जिन्होंने आर्टिकल 44 अपनाया ये उत्तराखंड है ना। जो है शाम तक जो है रेलवे की क्लास भी आ जाएगी। भारत का पहला राज्य जिन्होंने जातिगत जनगणना कराई बिहार। भारत का पहला राज्य जिन्होंने जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया सिक्किम। सेकेंड जातिगत जनगणना कराए थे आंध्र प्रदेश, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। और डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य है गोवा। पहले हर घर जल वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पहला हर घर जल वाला जो जिला है वो बुरहानपुर है। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत की गई लद्दाख में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में। वैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? एक सेकेंड। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश हाइड्रोजन ईंधन सेल, अच्छा, ये लद्दाख में। और जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन था वो था आपका दिल्ली में, ये इस क्वेश्चन का आधार भी था। इनके अलावा बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है ना। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा है और सौर ऊर्जा से संचालित शहर सांची है ना। भारत का पहला रामसर शहर उदयपुर राजस्थान है, जैसा कि अभी रामसर वाले क्वेश्चन में इस बात की जिक्र हमने कर लिया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कर्नाटक संगीत, फोक डांस तथा वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार तथा उनसे संबंधित क्षेत्र में किसका मिलान गलत है? आपसे पूछा है ना, किसका मिलान गलत है? जयंती कुमारेश बीना, भगवत बुला सेथुराम कुचिपुड़ी, कला विजयन भरतनाट्यम और आपका सुधा चरण महतो छऊ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विकल्प में दिए गए सभी पात्र को वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से चारों के नाम याद जरूर रखें। कला विजयन का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है ना। कला विजयन का संबंध जो है ये मोहिनी अट्टम से है। इन्हें 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कला विजयन का संबंध जो है ये मोहिनी अट्टम से है, जो भरतनाट्यम से मैच कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सही लिखना पड़ेगा कि किसका जो है, अच्छा किसका गलत है, सही बात है, किसका मिलान गलत है। तो हम ठीक है, भरतनाट्यम कर दिया गया है, सही बात है। और ये है एक्चुअल में मोहिनी अट्टम से, सही बात है जी। बीना के अन्य प्रमुख वादकों में आएंगे बदरुद्दीन डागर, सुंदरम बालचंद्रन, एस बालचंद्रन, डोरा स्वामी अयंगर, ये सभी के सभी बीना बजाते हैं। और एक आपका रुद्र बीना का प्लेयर पूछे जाते हैं, उसमें बहुत कम है, असद अली और सादिक अली, इन दोनों का नाम याद रखना है, वो रुद्र बीना प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा छऊ, ये सरायकेला का भी होता है, पुरुलिया का भी होता है और मयूरभंज का भी होता है। ये 3 अलग अलग जगह की छऊ है, तीनों की अपनी अलग अलग जगह के हिसाब से नाम ख्याति प्राप्त है, ठीक है। जो मयूरभंज की छऊ है इसमें आपका जो है नकाब या मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाद बाकी इन दोनों में करी जाती है। सरायकेला मतलब झारखंड, पुरुलिया मतलब पश्चिम बंगाल और मयूरभंज मतलब उड़ीसा का छऊ होता है। मोहिनी अट्टम केरल में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी से हुआ। इस नृत्य को जो है मतलब प्रचार प्रसार करने या विख्यात करने में सिद्धेंद्र योगी का अहम योगदान है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम भी कर लेती है और कुचिपुड़ी भी कर लेती है, ठीक है। वेदांतम सत्यनारायण, हलीम खान, अपर्णा सतीसन, इसके अलावा वेम्पति सत्यम, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, यानी रेड्डी सरनेम और जो भी आप कलाकार देख रहे हैं ये सब आ जाएंगे कहाँ पे? कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए नाटिका का नाम क्या है? भामाकल्पम, है ना। भामाकल्पम नाटिका जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए पार्ट है।
ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से भारतीय खिलाड़ी तथा उनके खेल के साथ किसका मिलान सही किया गया है? अंतिम पंघाल मुक्केबाजी, अमित पंघाल कुश्ती, प्रीति पवार घुड़सवारी, अर्शप्रीत सिंह एथलेटिक्स 20 किलोमीटर रेस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाद बाकी का जो है गलत मैच कर दिया गया है। अंतिम पंघाल जो है ये कुश्ती से संबंधित है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 53 केजी वर्ग के लिए क्वालिफाई की है ना। वर्ष 2022 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीते थे अंतिम पंघाल, है ना। अंतिम पंघाल महिला है, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। पुनः 2023 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीती। तो लगातार कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल का संबंध मुक्केबाजी से है। इन्होंने माफ कीजिएगा, अमित पंघाल का जो संबंध है ये मुक्केबाजी से है। नाम में कितना कंफ्यूजन है, अंतिम पंघाल अमित पंघाल दोनों का नाम भी लगभग सेम है। तो अंतिम पंघाल जो है आपका कुश्ती करती है और अमित पंघाल जो है ये आपके मुक्केबाज है ना। इनके अलावा प्रीति पवार का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। प्रीति पवार का संबंध भी मुक्केबाजी से है 54 किलो वर्ग में। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र घुड़सवार अनुष अग्रवाल थे, है ना। फवाद मिर्जा भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ये भी एक जो है एक्सेप्शनल जैसे खिलाड़ी है, मतलब कम तादाद में है ना। और एक आपका नारायण कार्तिकेयन को भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अर्शप्रीत सिंह, अक्षदीप सिंह, राम बाबू, विकास सिंह, परमजीत बिष्ट, सूरज पवार, प्रियंका गोस्वामी सभी एथलेटिक्स वर्ग में 20 किलोमीटर रेस वॉक के लिए जो है पेरिस ओलंपिक में अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए, है ना। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक में वह फेमस नाम जो आपको नहीं दिखेगा, बजरंग पुनिया, क्योंकि वह क्वालिफाई करने में असफल रहे थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किए। तो बजरंग पुनिया नहीं कर पाए थे और पेरिस ओलंपिक टूर पे नहीं गए थे। ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय केडी यादव थे 1952 में। कुश्ती ओलंपिक में हेलेंसिकी में हुआ था ब्रांज मेडल। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर 2004 में व्यक्तिगत रूप से एथेंस में जीते रजत, है ना, निशानेबाजी में। और अभिनव बिंद्रा सिंह साहब जो है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड जीते निशानेबाजी में। कर्नो मल्लेश्वरी मैडम 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत जो है पदक जीते महिलाओं में, ठीक है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1688 में किया गया था। यह देश में सबसे प्राचीन नगर निगम है, इन्हें ध्यान रखेंगे। संसद का 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9A ये भी आपका नगर पालिका से, और अनुसूची 12 ये भी नगर पालिका से संबंधित है। आपसे पूछे जाते हैं अनुसूची 12 में कितने तत्वों को शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे 18 तत्वों को शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आते हैं और ये ग्राम पंचायत को रिलेट करता है। इसे भाग 9 में रखा गया है, अनुसूची 11 में रखे गए हैं और इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। महाराष्ट्र में महापौर कहा जाता है, मेयर भी कहते हैं अपन। नगर निगम के अंतर्गत वार्ड के प्रमुख को पार्षद कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा पंचायत के प्रमुख को प्रधान या सरपंच या मुखिया कहा जाता है, प्रधान या सरपंच या मुखिया कहा जाता है ना। सरपंच थोड़ा अलग होता है, मुखिया कहा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पंचायत की कई वार्ड में बटे होते हैं, प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है ना। इनके अलावा नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत की चुनाव स्थानीय चुनाव आयोग या फिर राज्य सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन जो भी विधानसभा है, लोकसभा, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनकी चुनाव कौन कराते हैं? चुनाव आयोग, भारत सरकार, ठीक है। और जो राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे नगर पालिका को हो चाहे ग्राम पंचायत का हो, तो वो कौन करवाता है? स्थानीय चुनाव निकाय करवाता है ना। ग्राम पंचायत और नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। भारत में जो है 3 लेयर पंचायती व्यवस्था जो है ज़्यादातर है, त्रिस्तरीय है, और इसके लिए सिफारिश बलवंत मेहता समिति ने करा था, है ना। इनके अलग अलग स्तर पे अलग अलग नाम है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद होता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। पंचायती व्यवस्था में संबंधित समितियों को अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति इत्यादि प्रमुख है। ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका के चुनाव में सदस्यता हेतु आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में
30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। विधानसभा में 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता कब पेश किया गया? 1860 में किया गया था। 1857 के प्रमुख सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेज कौन थे? कैनिंग थे। यही प्रथम वायसराय बना था, क्योंकि इसके पोस्ट को जो है नाम बदल दिया गया था, गवर्नर जनरल से अब वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने सबसे पहले इंडिया में 1860 में बजट पेश किया, अर्थात इसे भारतीय बजट का पिता भी कहा जाता है। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी सबसे पहले देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। 1793 में कर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है आपका अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट। इनके अलावा 1878 में लीटन के समय आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये दोनों आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? आपके जो है लोकल लैंग्वेज में पत्रकारिता पे रोक था एक प्रकार का, है ना। इल्बर्ट विधेयक, विवादास्पद विधेयक था। ये 1883 में रिपन के समय आया था, है ना। इनके अलावा रिपन के समय ही लगातार जनगणना 1881 से हो रही है। जनगणना सबसे पहले 1872 में हुआ था और किसी भारतीय शहर की पूर्ण रूप से जनगणना ढाका का हुआ था उस समय 1830 में, है ना। तो ये जनगणना की कई सारे बात हैं। जनगणना पे मैंने अलग हाल में ही एक वीडियो क्रिएट कर दिया है एकदम सूक्ष्म डाटा के साथ, तो आप लोग जरूर कर लें। प्रसिद्ध रॉलेट एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के काल में आया था, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले की रपट मानी जाती है 1835 में, विलियम बेंटिक के काल में। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप के विजेता हर्षल पटेल को कितने विकेट मिले थे? 24 विकेट मिले थे। आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट हर्षल पटेल किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए 24 विकेट चटकाए थे और पर्पल कैप के विजेता बने थे। सबसे अधिक रन बनाने के लिए जो है आपका विराट कोहली को ऑरेंज कैप दिया गया था। आईपीएल 2024 के अंदर विराट कोहली 741 रन बनाए थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली गोल्डन बैट का पुरस्कार भी प्राप्त किए थे, ठीक है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हर्षल पटेल हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले विदेशी खिलाड़ी कागिसो रबाडा है ना। विराट कोहली वनडे में जो है सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए सेंचुरी मारने में आगे निकल गया है और दुनिया में तीसरा सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 12,000 रन तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने थे। वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारी में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय बने थे बिरटू, है ना। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए बिरटू को चुना गया था। अब 2024 के लिए भी 1-2 दिन में आ जाएगी डाटा, है ना, कि भाई क्रिकेटर किसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ का। जसप्रीत बुमराह का नाम दिया गया था, है ना, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर सही है, देखेंगे किसको क्या मिला है। इनके अलावा आईपीएल 2024 में विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स तथा उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद रहा था। ट्रावनकोर का कौन सा दीवान ब्रिटिश विरोधी विद्रोही क्विलोन की लड़ाई में भाग लेने हेतु फांसी की सजा के माध्यम से शहादत को प्राप्त हुआ था? दीवान वेलुथम्पी, ये ट्रावनकोर के दीवान थे। दीवान वेलुथम्पी जनवरी 1809 में ब्रिटिश पर हमला कर दिया था। इस हमला क्विलोन में होने के कारण इसे क्विलोन की लड़ाई कहा जाता है। भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह साहब को फांसी की सजा दिया गया था। 1857 के विद्रोह में प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे थे, ठीक है। और प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद स्थित किस पार्क में जो है शहादत को प्राप्त किए थे? तो अल्फ्रेड पार्क में, खुद को गोली मारकर। मुजफ्फरपुर खड़ियंड में शामिल होने के कारण युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा 1908 में दिया गया था। तो ये थे भैया आज के प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी कोई सी भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।